What is axiology? Axiology and education. In this video, we are going to discuss about this question with reference to the book Philosophy and Education, an introduction in Christian perspective, written by George R. Knight. So let's start. Axiology. Axiology is the third major branch of philosophy. It addresses the question what is of value. Rational individual and social life relies upon possessing a defined system of value। कि देखिए एक्सियोलॉजी का मतलब क्या है। आप सभी को पता है कि फिलोसफी का तीन ब्रांचेस है। एक है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और तीसरा वाला जो है वो है एक्सियोलॉजी। और एक्सियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि व्हाट इज अ वैल्यू, जो वैल्यू का रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वैल्यू का रिलेटेड जो डिस्कशन है, वो यहाँ हमको दिखने के लिए मिलता है। और देखिए कि एक रैशनल इंडिविजुअल, उसी का जो सोशल लाइफ है, उसी में बहुत सारे तरह का क्या वैल्यू का जो सिस्टम है उसको हम लोग लेकर आते हैं और वो प्री डिफाइंड रहता है। तो देखिए नेचर ऑफ वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है कि जो कि हमारा इंडिविजुअल्स लाइफ पर और सोशल लाइफ पर जो वैल्यू सिस्टम है, तो उसी का नेचर क्या है। Axiological systems are founded upon and determined by an individual's or society's underlying conception or reality and truth। कि देखिए ये जो सोसाइटी और इंडिविजुअल्स का जो वैल्यू है वो उसी का रियलिटी और ट्रूथ, जिसको कि हम क्या बोलते हैं मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी जो होता है, उसी के ऊपर बेस करके ही इसको डिसाइड किया जाता है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी जो है इंडिविजुअल का और सोसाइटी का, वो क्या करता है कि वैल्यू सिस्टम को इफेक्ट डालता है उसी के ऊपर और वो डिफाइन करता है। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू कंसर्न्स नोशन ऑफ व्हाट ए पर्सन और सोसाइटी डीम टू बी गुड और प्रिफरेबल। कि देखिए वैल्यू का मतलब क्या है, जो कि एक पर्सन हो या एक सोसाइटी हो जो कि बनना चाहता है, जिस उसके हिसाब से जो अच्छाई है, जो उसके लिए प्रेफरेबल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वैल्यू बोलते हैं। हो गया। और ये वैल्यू में बहुत सारे तरह का कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने के लिए मिलता है जब ज़्यादातर साइमल्टेनियसली हम लोग वैल्यू एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब क्लीन एयर बोल रहे हैं, क्लीन एयर को क्या कर रहे हैं कि एकदम बहुत ही अच्छा है, हो गया, इसको एक अच्छा चीज़ हम लोग बोल रहे हैं और इसको हम लोग प्रीफर भी करते हैं। और उसके बाद और एक चीज़ क्या किया जा रहा है, जो अर्थ जो है उसी को जो डेवलपमेंट फॉर नाम पर, मनी का नाम पर, मटेरियल थिंग के नाम पर क्या किया जा रहा है कि जो हम लोग उसको थोड़ा पोल्यूट कर रहे हैं। हो गया। तो देखिए कि हमारा इंडिया जो था वो पहले डेवलप्ड नहीं था, मतलब बहुत ही कम डेवलप हुआ था। लेकिन अभी आज का डेट में आप देख सकते हैं बहुत सारे पोल्यूशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। और पोल्यूशन का पीछे कौन सा है कि हमारा मनी मटेरियल थिंग्स जो है वही ही है, वो डेवलपमेंट हमको उसको नाम दे रहे हैं। तो ये सही है या सही नहीं है? तो ये दोनों में कौन सा सही है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हम बोलते हैं। ज़्यादातर वैल्यू अगर दिखें तो दो तरह का वैल्यू हमको देखने के लिए मिलता है। जो फास्ट वैल्यू आता है उसको कॉन्सेप्ट वैल्यू बोलते हैं, जिसी को कि सिर्फ हम लोग बोलते हैं, प्रैक्टिकली उसको हम अप्लाई नहीं करते हैं, एक्चुअलाइज उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिव वैल्यू जो होता है, जो कि हमारा डे टू डे लाइफ में हमको देखने के लिए मिलता है। हो गया। और यहाँ बहुत सारे स्ट्रैटेजिक इश्यूज भी हमको क्या होता है दिखने के लिए मिलता है एक्सियोलॉजी में। अगर एक्सियोलॉजी और एजुकेशन को देखिए तो मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी को जैसे, ये भी एक तरह का क्या कि एजुकेशन का एक फाउंडेशन है। एजुकेशनल प्रोसेस का क्या है, एक तरह का फाउंडेशन है। ये मेजर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रेफरेंसेस। और अगर हम लोग देखें कि एजुकेशन का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि जो अलग अलग तरह का जो प्रेफरेंसेस है उसी को डेवलप करना है क्या कि एजुकेशन का मेन एम है। हो गया। तो क्लासरूम इज कंसेप्चुअलाइज्ड एज एन एक्चुअलॉजिकल थिएटर। कि अगर हम लोग देखिए
एक क्लासरूम को, तो ये क्या होता है कि एक एक्जियोलॉजिकल थिएटर थिएटर के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू सिस्टम जो है, वैल्यू जो ट्रांसफर है, वो होता हुआ हमको वहाँ नजर आता है कि एक टीचर क्या करता है कि डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेक्चर के थ्रू क्या करता है, जो वैल्यूज जो है, जो अच्छाई है, वो एथिक्स है, एस्थेटिक है, वो क्या करता है कि स्टूडेंट की तरफ ट्रांसफर करता है और टीच करता है। टीचर कंस्टेंटली इंस्ट्रक्ट थ्रू देयर मोरल एक्शन एंड एग्जाम्पल। हो गया कि टीचर क्या करता है कि जो मोरल एक्शन है उसी के थ्रू वैल्यू के बारे में पढ़ाता है, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू क्या करता है, कंस्टेंटली जो वैल्यू है वो वैल्यू के बारे में बोलता है, जो कि वैल्यू सिस्टम ट्रांसफर होता है सिस्टम स्टूडेंट की तरफ। एंड हाईली इम्प्रेसिबल यंग पीपल एसिमिलेट एंड इमिटेट देयर टीचर वैल्यू स्ट्रक्चर टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। और टीचर जो सब चीज करता है, वो सारे के सारे चीज को स्टूडेंट जो होते हैं वो एसिमिलेट करते हैं, वो एग्जैक्टली आज ही टीच क्या करते हैं कि वो लोग रिसीव कर लेते हैं, और टीचर जैसा रहता है ठीक वैसे इमिटेट करने के लिए भी, नकल करने के लिए भी ट्राई करते हैं। आप देखे होंगे कि ज्यादातर ये बच्चे जो, जब हम लोग चाइल्ड रहते हैं, जब स्कूल में रहते हैं, तब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचर का जैसे बनने के लिए ट्राई करते हैं, टीचर को इमिटेट करते हैं। हो गया, तो इसीलिए ये क्लासरूम जो है, इसी को क्या बोला जाता है कि एक एक्जियोलॉजिकल थिएटर का रूप में दिखा जाता है। एक्जियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, एथिक, एस्थेटिक। हो गया कि एक्जियोलॉजी जो है उसी को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, एक है एथिक्स, दूसरा वाला है एथिक्स। अगर कोई दूसरा बुक को आप देखेंगे, अलग बुक को, तो वहाँ तीन मेन ब्रांचेस भी देखने के लिए मिलता है, एथिक्स, एस्थेटिक, मोरालिटी। हो गया, लेकिन ये बुक में दो, एथिक्स और एस्थेटिक के बारे में ही डिस्कशन किया गया है। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यू एंड कंडक्ट। कि देखिए, जहां हम लोग मोरल वैल्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, कंडक्ट के बारे में वो स्टडी करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि एथिक्स बोलते हैं। और इसी का जो मेन एम है वो क्या रहता है, टू प्रोवाइड ए फाउंडेशन ऑफ राइट वैल्यू टू सपोर्ट द राइट एक्शन। हो गया, ये क्या करता है कि एक राइट वैल्यू का एक फाउंडेशन बिल्ड करता है, ताकि जो हमारा एक्शन है उसी में राइट एक्शन, जो हमारा प्रैक्टिस है, हमारा बिहेवियर है, वहाँ अच्छा बिहेवियर हमको देखने के लिए मिले, राइट एक्शन हमको देखने के लिए मिले। क्या एथिक्स जो है वो एक तरह का स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज है, स्टडी ऑफ कंडक्ट है, जो कि क्या करता है कि एक राइट वैल्यू का फाउंडेशन देता है, जहां से कि हमारा बिहेवियर में, बिहेवियरल पैटर्न में राइट एक्शंस जो है उसी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर की क्वेश्चन को अगर हम देखिए, तो यहाँ व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट इज द गुड लाइफ फॉर ऑल पीपल, ये दो तरह का जो क्वेश्चन होता है, इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, इसी में आंसर देते हैं और इसका आंसर ढूंढते हैं, और ये क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कशन करते हैं एथिक्स में। अगर मॉडर्न क्राइसिस को अगर देखें, तो क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी इज आर्ग्यू टू बी द सेंट्रल इशू ऑफ आवर टाइम। कि ये आज का डेट में अगर हम देखें, तो ये मोरालिटी का जो क्वेश्चन है, ये ही सबसे बड़ा इशू है आज ये कंटेम्पोररी वर्ल्ड का। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या क्या करना चाहिए मेरे को। हो गया, ये लोगों को पता नहीं है, और जिसके लिए कि ये जो सोसाइटी में अनएथिकल चीजें आपको दिखने के लिए मिलता है। व्हाट इज द गुड लाइफ फॉर ऑल पीपल। हो गया कि लोगों के लिए कौन सा लाइफ सही है, एक अच्छा लाइफ कौन सा है, वो लोगों को पता नहीं है, वो लोगों को मिल नहीं पा रहा है। हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा डिबेट उसके ऊपर उसके ऊपर चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। टेक्नोलॉजिकल एडवांस on accompanied by profound ethical reconstruction in the realm of understanding and value can lead trouble and disaster। हो गया कि देखिए, आज का डेट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो एकदम धड़ाधड़ 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 हो रहा है, लेकिन इसी का कंटेक्स्ट में जब हम लोग एथिक्स को डिस्कशन कर रहे हैं, मोरालिटी को डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम ट्रबल में फंस जाते हैं।
और हमको लगता है कि हम एक ट्रबल की तरफ मार्च कर रहे हैं, हमको एक डिजास्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हो गया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है वो तो बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी लेकर आता है। हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इनहेरिएंटली मोरली न्यूट्रल, बट देयर एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एथिकल कंसिडरेशन। कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो अगर मोराली अगर आप दिखें इनहेरिएंटली वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन जब उसको हम लोग अप्लाई करते हैं तब वहाँ हमको क्या देखने के लिए मिलता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एथिकल इश्यूज हमको नज़र आता है। और ये जो है ये एक तरह का क्राइसिस है एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अगर एथिक्स इन स्कूल, स्कूल में एथिक्स क्या है? मीनिंगफुल एथिकल डिसीजन कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल्स और सोसाइटी। कि मीनिंगफुल एथिकल डिसीजंस जो है वो हर इंडिविजुअल को, हर सोसाइटी को लेना चाहिए। इसी को कोई भी अवॉइड नहीं करना चाहिए और नहीं किया जा सकता इसको अवॉइड। मेकिंग द टीचिंग ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट इन स्कूल अनअवॉइडेबल। और इसीलिए जो स्कूल में जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है वहाँ भी हम लोग वो एथिक्स को पढ़ाना चाहिए और उसी को हम लोग अवॉइड नहीं करना चाहिए। Even educators choose to remain silent on these issues that silence is not neutrality। हो गया, अगर ये इशू में एक टीचर और एजुकेटर खुद को साइलेंट कर रहा है तो वो क्या न्यूट्रलिटी नहीं है। इट फंक्शन आज सपोर्ट फॉर एथिकल स्टेटस क्यू। ये क्या है कि एथिकल स्टेटस क्यू को साइलेंट क्या करना माना जाता है कि सपोर्ट कर रहा है, ऐसे हम लोग मानते हैं। divisive divisive issues, wide differences exist on fundamental ethical basis which causes problem in the classroom। ये देखिए कि वाइड डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिलता है, जो फंडामेंटल एथिकल बेस जो है वहाँ बहुत सारे का डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिलता है और जिसके कारण कि क्या होता है क्लासरूम में अलग अलग तरह का प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलता है। हो गया, और यहाँ हमको बहुत सारे तरह का क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है और वो जो क्वेश्चन है वो अलग अलग लोग जो है उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल देता है और डिवाइड करता है। जैसे कि आर एथिकल स्टैंडर्ड एंड मोरल वैल्यूज एब्सोल्यूट और रिलेटिव। कि ये जो एथिकल स्टैंडर्ड जो है हो गया और मोरल वैल्यूज जो है वो एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक वैसे डू यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज एग्जिस्ट? कि यूनिवर्सल मोरल्स वैल्यूज नाम का कोई चीज है? हो गया, डज द एंड एवर जस्टिफाई द मीन्स? कि जो एंड जो होता है वो क्या, जो उसका जो एक्चुअल मीन्स जो है, मीनिंग जो है उसको क्या जस्टिफाई कर सकता है? कैन मोरालिटी बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन? कि ये मोरालिटी जो है उसी को रिलीजन से सेपरेट किया जा सकता है? हु और व्हाट फॉर्म द बेसिस ऑफ एथिकल अथॉरिटी? कि ये कौन और किस फॉर्म है, किस फॉर्म में वो है, वो एथिकल अथॉरिटी है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये एक सोसाइटी को अलग अलग पार्ट में क्या करता है, सोसाइटी का लोगों को डिवाइड करता है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एस्थेटिक। एस्थेटिक इज realm of value concerns with discovering the principle that govern the creation and appreciation of beauty and art। हो गया, आप एथिक्स मतलब आप मोरालिटी, वैल्यूज, कंडक्ट का बात करते हैं, लेकिन जब एस्थेटिक का बात चला आता है तब क्रिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, जो ब्यूटी और आर्ट का बात जब चला आता है तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एस्थेटिक बोलते हैं। और ये किसी के ऊपर फोकस करता है, ब्यूटी और आर्ट के ऊपर फोकस करता है। अगर नेचर ऑफ एस्थेटिक को अगर हम देखिए, इट इज ऑफ्टन कंसिडर्ड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ह्यूमन स्टडी। हो गया, इसी को अगर हम लोग नजदीक से डीपली दिखे तो ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन स्टडी में ये क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। It tend to be highly subjective and personal, relating
क्लोजली टू इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि एस्थेटिक जो है वो क्या है, वो प्योरली सब्जेक्टिव है और ये पर्सनल है। क्योंकि जो चीज मेरे को ब्यूटी लगता है, जो चीजें मेरे को सुंदर लगता है, वो दूसरे को सुंदर नहीं लगता, क्योंकि ये पर्सनल है और ये सब्जेक्टिव है। इसी का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, हम अब ये अगर है तो इसको हम लोग सुंदर बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये प्योरली सब्जेक्टिव है और ये प्योरली पर्सनल है। आप देखी होंगी बहुत सारे, मैं मेरा दोस्तों को जानता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि आप सोशल मीडिया में भी दिखे होंगे कि एक बहुत सुंदर, जो कि हमारे नजरिए में, ओके, बहुत हमारे नज़र में जो एक बहुत सुंदर लड़की रहता है, वो एक उतना अच्छा, उतना सुंदर लड़का को, मतलब उसका अफेयर, वो दोनों के अंदर कुछ अफेयर नहीं चला आता, मतलब प्यार में वो लोग नहीं रहते। इस तरह का वो उल्टा हमको देखने के लिए मिलता है। कुछ एक बहुत ही अच्छा हैंडसम लड़का, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नहीं लेकिन हमारे नज़र में जो खूबसूरत नहीं होता, उसको वो प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो लड़का जो है, उसी का अगर हम लोग नजरिया से देखें, वो लड़की बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये पर्सनल है। वो लड़की हमको पसंद नहीं है, लेकिन वो हैंडसम लड़का को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये पर्सनल है और ये सब्जेक्टिव है। और ये इसीलिए एक बहुत एक कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है ह्यूमन स्टडी में, रिलेटिंग क्लोजली टू इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। और ये क्या होता है, जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ ये क्या रहता है कि इंटरकनेक्टेड रहता है, सिर्फ सब्जेक्टिव पर्सनल नहीं है, ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बेस भी रहता है। एस्थेटिक इन सोसाइटी एंड करिकुलम, अगर हम लोग एस्थेटिक को सोसाइटी और हमारा करिकुलम में देखें तो कैसा रहता है। हिस्टोरिकली आर्टिस्टिक accomplishment were a marker of cultural development। अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखेंगे कि जो आर्टिस्ट रहते हैं, आर्टिस्टिक एकम्प्लिशमेंट जो रहता है, वो कल्चरल डेवलपमेंट का एक मार्कर रहता है कि एक कल्चर कितना डेवलप्ड है, वो उसी का कल्चर से ही हमको पता लगता है। उसका जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्टिक एकम्प्लिशमेंट है, आर्ट है, उसी से हमको पता चलता है कि जिसका हम लोग आर्ट को देखते हैं बहुत ही रिच है, हम लोग मानते हैं कि वो कल्चर बहुत ही रिच था। Modern society have given priority to utilitarians and material concern, granting the art only marginal recognition in curricula। लेकिन अगर अगर हम लोग देखेंगे ये मॉडर्न सोसाइटी को, तो हम लोग ज़्यादातर एम्फासाइज किसी के ऊपर कर रहे हैं, यूटिलिटी के ऊपर कर रहे हैं, मटेरियल्स कंसर्न के ऊपर कर रहे हैं, हो गया। और हम लोग बहुत ही कम ये जो आर्ट है उसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमारा करिकुलर में। लेकिन इस बार जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी में आया है, उसमें आर्ट को भी आज ए सब्जेक्ट, आज ए कोर सब्जेक्ट उसी को कंसिडर किया गया है। आज नोटेड बाय कैनोट रिपोर्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ एक्सेलेंस इन एजुकेशन, ये जो दोनों रिपोर्ट है ये अमेरिका का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, द एस्थेटिक एक्सपीरियंस, एस्थेटिक वैल्यू इज एन अनएवॉइडेबल पार्ट ऑफ डेली एक्सपीरियंस। कि एस्थेटिक वैल्यूएशंस जो है, ये हमारा डेली लाइफ का एक अनएवॉइडेबल इंटीग्रल पार्ट है। The aesthetic experience often lead to a heightened sense of perception, an ability to apprehend new meaning, an evaluation in an elevation of feeling and broaden sensitivity। कि देखिए ये एस्थेटिक जो एक्सपीरियंस है, ये क्या करता है कि एक जो हमारा सेंस ऑफ परसेप्शन जो है उसको हाइटेन करता है, उसको बढ़ा देता है। क्योंकि ये एक एबिलिटी है जिसी के थ्रू कि हम लोग नया तरह का जो मीनिंग है, उसी को हम लोग एक नया तरह का जो वे है, उसी उसी को क्या करते हैं कि हम लोग दिखते हैं। एन एलिवेशन ऑफ फीलिंग एंड बोर्डन सेंसिटिविटी, और यहाँ जो फीलिंग्स है उसी का एलिवेशन होता है, और उसके साथ साथ सेंसिटिविटी जो है उसका भी हमको एलिवेशन होते हुए देखने के लिए मिलता है। एस्थेटिक इन एजुकेशन, इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड टीचिंग एस्थेटिक इन स्कूल। कि एस्थेटिक को स्कूल से हम लोग, एस्थेटिक का जो टीचिंग है उसको स्कूल से हम लोग सेपरेट करना, और सेपरेट करना या उसको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, हम लोग उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। If aesthetic responsibility are not consciously faced by educator, unconsciously
अनक्रिटिकल एस्थेटिक इम्प्रेशन विल स्टिल बी मेड अपॉन स्टूडेंट। कि देखिए कि आप कॉन्शियसली एस्थेटिक के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनक्रिटिकली हर वक्त हम लोग एस्थेटिक को पढ़ाते ही हैं, और वो क्योंकि एक इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट, एक मिनट। Aesthetic theory issue. Aesthetic belief are directly related to an individual's total philosophy। कि देखिए ये एस्थेटिक बिलीफ जो है वो क्या होता है कि डायरेक्टली एक इंडिविजुअल्स का जो फिलोसफी है उसी के साथ क्या होता है कि लिंक्ड रहता है और रिलेटेड रहता है। दैट इज सब्जेक्टिविटी इन एपिस्टेमोलॉजी विल बी रिफ्लेक्टेड इन एस्थेटिक। देखिए एपिस्टेमोलॉजी में जो सब्जेक्टिविटी है, हो गया, वो एस्थेटिक के साथ क्या होता है और वो एस्थेटिक के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होता है। जो इशू हमको एस्थेटिक थ्योरी में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि पहले शुड आर्ट बी इमिटेटिव और इमेजिनेटिव, कि आर्ट जो है वो इमिटेटिव है या इमेजिनेटिव है, ये भी एक थ्योरी में, ये एस्थेटिक थ्योरी का एक इशू है जिसी के ऊपर के डिबेट चल रहा है। शुड आर्ट डील विद गुड इन लाइफ ओनली और ऑल्सो विद द अगली एंड ग्रोटेस्क, हो गया। सिर्फ हम लोग एस्थेटिक में गुड, जो अच्छा वाला चीज जो है उसका बारे में डिस्कस करते हैं, या जो अगली है उसको भी हम लोग डिस्कशन करना चाहिए, या जो ग्रोटेस्क है उसको भी हमको करना चाहिए। बाय व्हाट स्टैंडर्ड कैन आर्ट बी लेवल ब्यूटीफुल और अगली, कि हम लोग किसको ब्यूटीफुल बोलेंगे, किसको अगली बोलेंगे। कैन देयर बी आर्ट फॉर आर्ट सेक, और मस्ट इट हैव प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, कि आर्ट क्या है और आर्ट के लिए कोई आर्ट है। डच ब्यूटी इन हर इन द आर्ट ऑब्जेक्ट और द आई ऑफ द बिहोल्डर, कि ये जो ब्यूटी जो है वो कोई ऑब्जेक्ट का आर्ट है या जो दिखता है उसी का आंख में ये रहता है। Axiology in the contemporary world. The study of axiology holds special relevance today because the current era is characterized by an unprecedented upheaval in value structure, resulting in a state of axiological deteriorations and flux। हो गया कि ये जो स्टडी ऑफ एक्सियोलॉजी जो है वो एक, उसका एक अलग तरह का रिलेवेंस आज का डेट में हमको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो करेंट इरा है, हम ये जो एज में रह रहे हैं, यहाँ क्या होता है कि जो अनप्रेसिडेंटेड अवेल हमको वैल्यू स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए कि जो एक्जियोलॉजिकल डिटोरिएशंस और फ्लक्स जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग गार्नर को देखिए तो गार्नर नोट किए थे कि द स्केप्टिक इज नाउ द स्टाटस क्यू, कि जो पहले जो स्केप्टिक था, हो गया, जो क्वेश्चनिंग था हर एक चीज के ऊपर, वो अभी क्या हो गया है, स्टेटस क्यू हो गया है। एंड द एफर्ट मस्ट कम फ्रॉम दोज सीकिंग टू क्रिएट ए न्यू मोरल ऑर्डर, हो गया। और इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि ये जो एफर्ट जो है वो हमको हर वक्त लाना चाहिए, ताकि एक नया तरह का मोरल ऑर्डर जो है उसको क्रिएट कर सके। If this necessary, re-emphasis on axiological concern does not occur। अगर ये नेसेसरी है तो जो री एम्फासिस है एक्जियोलॉजिकल कंसर्न के ऊपर वो कभी हो नहीं सकता। एजुकेशन रिस्क बिकमिंग एन एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन रेदर देन ए कंस्ट्रक्टिव रिसोर्स, कि ये एजुकेशन जो है वो क्या करता है, रिस्क, कि ये रिस्क लेता है कि एक एजेंट बनने के लिए डिस्ट्रक्शन का रेदर देन कंस्ट्रक्ट, कि देखिए एजुकेशन जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन का एक एजेंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत मतलब वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमको आज का डेट में लग रहा है कि ये बनता जा रहा है। हमको क्या होना चाहिए, एजुकेशन को एक कंस्ट्रक्टिव रिसोर्स होना चाहिए। एक्चुअली आज ए डिटर्मिनेंट of educational practice. Actually, act as a critical link between an educator's basic philosophical belief and practical outcome, कि ये एक्जियोलॉजिकल एक्ट जो है ये एक क्रिटिकल लिंक क्रिएट करता है कि एजुकेटर का जो बेसिक
फिलोसॉफिकल बिलीव रहता है और उसका जो प्रैक्टिकल आउटकम रहता है, वो दोनों में एक क्रिटिकल लिंक ये क्रिएट करता है। अगर पहले वाले को अगर हम देखिए, गोल डिटर्मिनेशंस जो आता है, वो क्या है? ए डिस्टिंक्ट मेटाफिजिकल्स एंड एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू पॉइंट लीड टू ए वैल्यू ओरिएंटेशन। कि गोल और डिटर्मिनेशन जो रहता है, जो कि हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि ये कैसा होता है, जो हमारा मेटाफिजिक्स, जो रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी, जो नॉलेज, ट्रूथ, उसी के ऊपर बेस करके हमारा जो वैल्यू ओरिएंटेशन, एक्सियोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। दिस वैल्यू ओरिएंटेशन when combined with view of reality and truth determine the goal that will be deliberately aimed at in the educational process। और ये वैल्यू ओरिएंटेशन जब रियलिटी और ट्रूथ के साथ कंबाइन होता है, उस टाइम हम क्या करते हैं, ये गोल्स जो है उसको हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं। हो गया। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। दिस गोल डेरिवेड इन पार्ट फ्रॉम एक्सियोलॉजी, देन डिक्टेट प्रिफर्ड करिकुलर एम्फासिस एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी। कि वंस जो गोल हम लोग एक्सियोलॉजी से डेरिवाई कर लिए, तो हम क्या करेंगे कि जो करिकुलम्स, उसी के हिसाब से प्रिफरेबल करिकुलम्स हम लोग डिसाइड करेंगे और टीचिंग्स मेथोडोलॉजी भी हम लोग डिसाइड करते हैं।